नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो सही और सच्ची खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है आज बड़ी खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले मंगलवार को आज कहा कि वह इस क्षेत्र के लिए अपनी बहन से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को वायनाड संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेगी और इस मौके पर पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि वायनाड के लोग मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं और मैं उनके लिए अपनी बहन प्रियंका गांधी से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता हूं। मुझे विश्वास है कि वह वायनाड की जरूरतों को एक धूर समर्थक और संसद में एक शक्तिशाली आवाज साबित होगी। उन्होंने कहा कि कल 23 अक्टूबर को हमारे साथ जुड़े जब वह वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल करेगी। तो आइए मिलकर यह सुनिश्चित करें कि प्रेम से वायनाड का प्रतिनिधित्व होता रहे। वक्फ बिल पर मंगलवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की बैठक में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान बनर्जी ने सामने रखी कांच की बोतल उठाई और टेबल पर दे मारी। बनर्जी के इस बर्ताव पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नियम 347 के तहत उन्हें सस्पेंड करने की मांग की। 9-7 की वोटिंग के बाद उन्हें एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बनर्जी बैठक छोड़कर चले गए। बोतल तोड़ने से बनर्जी के अंगूठे और उंगली में भी चोट लगी। उन्हें फर्स्ट एड दिया गया और 4 टाँके लगे हैं। घटना के बाद कुछ देर के लिए मीटिंग रोक दी गई। बनर्जी पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद है। वक्फ बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और विपक्ष की आपत्ति के बीच इसे जेपीसी को सौंपा गया था। कमेटी को अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपनी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट शेयरिंग का अब भी फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन कहा जा रहा है कि पूरी सीट का फाइनल हो गया है। और अब बात करें तो बीजेपी की, तो वह अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि 288 में से 210 विधानसभा सीटों पर सहमति बन गई है। बीते कुछ दिनों से सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव और कांग्रेस में बातचीत की खबरें। बताया जा रहा है कि विदर्भ की 7 सीटों को लेकर बातचीत जारी है। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार की पार्टी शामिल है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस और शिवसेना में नासिक, मुंबई और विदर्भ की सीटों पर बातचीत जारी है। विदर्भ में 62 सीटें आती है। शिवसेना चाहती है कि उसे कम से कम 8 सीटें मिले, जबकि कांग्रेस इतने सीटें देने के लिए तैयार है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस पीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि बुलडोजर एक्शन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अगर यूपी सरकार आदेश का उल्लंघन करके रिस्क लेना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। जस्टिस गवई ने कहा कि वह बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बुधवार तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने बेंच के सामने मामला रखते हुए अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 3 दिन का समय दिया है। नोटिस 17 अक्टूबर को जारी किए गए और 18 की शाम को चिपकाए गए। याचिका में बुलडोजर एक्शन से प्रोटेक्शन की मांग की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महीने भर से भी कम दिन का समय बचा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है। तीनों दलों के नेताओं की बैठक आज मुंबई में होगी। मीटिंग से पहले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट शरद पवार के बंगले पहुंचे। दरअसल सोमवार को शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि एमबीए में 288 सीटों में से 210 पर सहमति बन गई है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस के कोटे वाली 96 सीटों पर बातचीत फाइनल है। कुछ सीटों पर पेच है, उस पर सहमति के बाद सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी। दरअसल सीट शेयरिंग अब तक फाइनल नहीं होने और टीवी चैनलों पर उद्धव के अकेले चुनाव लड़ने की खबर चलाई गई। एक चर्चा यह भी चली कि अमित शाह ने कुछ दिन पहले संजय राउत से फोन पर बात की। भाजपा और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इन रिपोर्ट्स को राउत ने गलत बताया।
उन्होंने कहा कि भाजपा को हार का डर है, इसलिए गलत खबरें फैलाई जा रही है। भाजपा ने शिवसेना तोड़ी, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई। उन्होंने सुनिश्चित किया है कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह निशान शिंदे गुट को मिले। भाजपा ने सबसे खराब काम यह किया कि उसने सरकार की बागडोर गद्दारों को दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए आज रूस के कजान शहर पहुंचे, जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने कहा कि हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के समझ जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड को कायम रखा। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो। पीएम मोदी पिछले 4 महीनों में दूसरी बार रूस गए हैं। इससे पहले जब वे जुलाई में रूस गए थे तो उन्होंने पुतिन को सलाह दी थी कि बम, बंदूक और गोलियों से शांति संभव नहीं है। इसके बाद वे यूक्रेन दौरे पर भी गए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी बुधवार को ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। यहाँ 2 सेशन होगी। सबसे पहले सुबह क्लोज प्लेनरी यानी बंद कमरे में बातचीत होगी। इसके बाद शाम को ओपन प्लेनरी होगी। इस दौरान पीएम मोदी कई नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बैठे बीजेपी के एलजी द्वारा आदेश पारित करके दिल्ली महिला आयोग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के फैसले की कड़ी निंदा की है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन सभी कर्मचारियों के दर्द और तकलीफ को समझते हुए उन्हें भरोसा दिया कि वो उनकी नौकरी वापस दिलाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिवाली से पहले इतने सारे लोगों की नौकरी छीन लेना अमानवीय है। यह बीजेपी की मानसिकता बताती है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से दिवाली से पहले सैकड़ों लोगों के घर उजाड़े और उनकी नौकरियां छीनी है, बीजेपी द्वारा बड़ा पाप किया गया है। बीजेपी अपने भाषणों और घोषणा पत्र में नौकरियां देने की बात करती है, लेकिन 30-30 साल से संविदा पर काम कर रहे लोगों को इस तरह हटाना भाजपा के चरित्र को भले शोभा देता हो, पर दिवाली से पहले इतने लोगों की नौकरी छीनना बेहद शर्मनाक और अमानवीय है। यह घटना साफ बताती है कि भाजपा नौकरियों के खिलाफ है। भारत ने साफ कर दिया कि सेटकॉम के स्पेक्ट्रम सैटेलाइट से इंटरनेट की नीलामी नहीं की जाएगी, बल्कि उसका आवंटन प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय किया जब इसको लेकर बाजार में होड़ मची हुई थी। भारत ने इसके लिए स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क रुचि दिखा रहे हैं। मस्क इस स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन के पक्ष में है। वहीं भारतीय बाजार के दिग्गज रिलायंस जियो और एयरटेल इसकी नीलामी के पक्षधर है। भारत सरकार के इस फैसले को कुछ कंपनियों की जीत के तौर पर देखा गया, खासकर स्टारलिंक के लिए। लेकिन यह समझने वाली बात यह कि कोई भी देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं कर सकता, क्योंकि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। इस वजह से इसके आवंटन का काम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के जरिए किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसकी स्थापना 1865 में टेलीग्राफ नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। दुनिया के 194 देश इसके सदस्य हैं। ऑप्टिकल फाइबर या मोबाइल टावर के जरिए तरंगों का संचार होता है। वहीं इसके उलट सैटेलाइट स्पेक्ट्रम में एक छतरी के जरिए इंटरनेट की सर्विस दी जाएगी। इससे पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने में बहुत लाभदायक होगा, जहां भी ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाना या मोबाइल टावर लगाना मुश्किल काम है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।